एक दो नहीं 9.25 अरब की मुबैना खुद बुर्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में 9 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने अखराजात पर एतराज़ात लगा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारी तनख्वाहों और मराहत पर मुलाजमीन भर्ती किए गए। मनसूबों के लिए जारी 5 सालों के बजट का रिकॉर्ड और तफसीलात तलब कर ली गई हैं। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि 9.25 अरब की मुबैना खुद बुर्द की गई है। तफसीलात के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, बताइएगा, इतनी बड़ी मुबैना खुद बुर्द की गई है, कैसे हो गई? जी हाँ, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश हुई है। ये बुनियादी तौर पे अखराजात जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो सिंध हुकूमत के मंसूबे हैं उनके बारे में थी। कहा यह गया है कि 9 अरब 29 करोड़ से जायद रकम की बेज़ाब्तियां हुई हैं। ये साल 2016 और 17 की बात है। और कहा यह गया है कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान किए गए अखराजात पे जो ऑडिट के जवाबात दिए गए हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उससे मुतमईन नहीं है। और सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड में पीपी मोड के जो मंसूबों की तफसीलात का जिक्र भी नहीं किया गया है और मंसूबों पे अखराजात जो हुए वो किन शराइत पर हुए, ठेके किस तरह दिए गए, उसका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पीपी मोड के मंसूबों में रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। भारी तनख्वाहों पर और मराहत पर मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं और 5 साल के दौरान जारी किया गया जो बजट है इस मंसूबों का, उसकी भी जो है रिपोर्ट में कोई महकमा हुकूमत सिंध का जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने कोई जवाबात नहीं दिए। महकमा खजाना से ये पूछा गया था गुज़िश्ता रोज, महकमा खजाना का इस पर ये एतराज था कि ये फ्रेम वर्क में नहीं आता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मंसूबे हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के फ्रेम वर्क पे नहीं आते, जबकि डीजी ऑडिट का ये कहना था कि सिंध हुकूमत के जिन भी मंसूबों पर खर्च होगा उसका ऑडिट होगा और वो ऑडिटर जनरल के दायरे में आता है। तो इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है और महकमा खजाना को मोहलत दी गई है कि 15 दिन के बाद इसके दोबारा हिसाबात सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पेश करें। अच्छा आजिज़, बताइएगा कि और कौन से मंसूबे शामिल थे? बुनियादी तौर पे ये एक प्रोजेक्ट है सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये वो मंसूबे होते हैं जिसमें कुछ हिस्सा सिंध हुकूमत अपने बजट से खर्च करती है, जबकि दिगर कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो मिलकर इस मंसूबे पे अखराजात करते हैं। अब ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें बुनियादी तौर पे उनको जो सिंध हुकूमत के अखराजात हैं उस पर एतराज़ात है। ज़ाहिर है कि प्राइवेट कंपनियों का ऑडिट तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑडिटर जनरल सिंध गवर्नमेंट का ऑडिट करती है, तो उनका ये कहना है कि इसके हिसाबात हमें नहीं दिए गए और मामूली रकम भी नहीं है। 9 अरब 29 करोड़ रुपए का मामला है 5 सालों के दौरान, उसके हिसाबात जो है हमें दिए जाएं। अब हिसाबात ज़ाहिर है कि पेश किए जाएंगे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, फिर इनको क्लियर किया जाएगा अगर हिसाबात पेश किए गए। अगर हिसाबात पेश नहीं हो तो फिर ये करप्शन में शुमार होगा। जी, करप्शन में शुमार होगा। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। बात करेंगे महकमा दाखिला सिंध में 13 अफसरान की आसामियाँ खाली हैं। 10 सेक्शन अफसरान की भर्तियाँ ना हो सकी, 2 डिप्टी सेक्रेटरीज की भी तैनातियाँ ना हुई और 1 एडिशनल सेक्रेटरी की आसामी भी खाली है, जबकि 9 सेक्शन अफसरान पर नवाजिश करके इजाफी ओहदे सौंप दिए गए हैं। जी हाँ, सेक्शन अफसर जनरल का इजाफी चार्ज प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद हसन के सुपुर्द किया गया है। तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियों से बात करेंगे। आगाह कीजिएगा आज़ाद, क्या मामला है ये? कुछ आसामियाँ खाली हैं और कुछ पर नवाजिश की जा रही है। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध में अफसरान का फुकदान पैदा हो चुका है। 55 इंतजामिया अफसरान की आसामी से 13 आसामियाँ खाली हैं, जबकि 42 अफसरान जो है काम करने लगे हैं, जबकि निचली सतह का निज़ाम भी डामाडोल है। इस हवाले से सेक्शन अफसरान की जो 19 आसामियाँ हैं जिसमें से 10 आसामियाँ खाली है। जो 17 गढ़ के अफसरान हैं उनमें 10 अफसरान की तैनाती न हो सके, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी की 9 आसामी में से 2 आसामियाँ खाली है। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरीज की जो है 4 आसामियों से 1 आसामी खाली है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी जावेद अहमद अबड़ो का गुज़िश्ता हफ्ते तबादला किया गया, जिसके बाद 1 आसामी खाली हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अफसर की तैनाती न की जा सकती है। जबकि डिप्टी सेक्रेटरी की 2 आसामियाँ खाली है, जिसमें 1 डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल करीम मलक का हालिया 2 रोज कबल जो तबादला करके उनको सरेंडर किया गया, जबकि सेक्शन अफसरान की जो 10 आसामियाँ खाली है उनमें से सेक्शन अफसर जो है
इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन अफसर, जनरल सेक्शन अफसर सिक्योरिटी और दीगर जो सेक्शन अफसरान की असामी भी खाली है, जबकि सेक्शन अफसर जनरल का जो अहदा है उनका इजाफी चार्ज महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसन के सुपर्द किया गया है, क्योंकि इस अहदे पर फतेह अली रहमो तैनात है, उनका जो है प्रमोशन हो गया, उसके बाद ये अहदा भी खाली है। इसलिए इस वक्त महकमा दाखिला में अफसरान की असामियाँ खाली है, लेकिन दीगर अफसरान को तैनात करने के हवाले से फिलहाल महकमा दाखिला सिंध ने महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को खत अरसाल करके इन असामियों को पुर करने के हवाले से कोई खत अरसाल नहीं किया, जिसके बाद असामियाँ खाली, जिसके बाद महकमा दाखिला का जो निज़ाम है इस वक्त इंतजामी तौर पर मुकामी सतह पर डामाडोल दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है, सेक्शन आरम्स जो एक माली सिस्टम के तहत चल रहा है, जिसमें सेक्शन अफसर तैमूर अल्ताफ मेमन तैनात हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला की खुसूसी नवाजिश है। लेकिन बाकी जो 10 सेक्शन अफसरान की असामियाँ हैं वो ताल खाली है, उन पर तैनाती नहीं की गई है और इन पर जो इजाफी चार्ज जो 9 सेक्शन अफसरान उनको देकर इन सेक्शन को चलाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंसाफ पैनल के उम्मीदवार भी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स पुलिस का सबसे आसान हदफ है। कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा पक्के के डाकुओं से ख़तरा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं, आगाह कीजिएगा काविश। तो देखिए, गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात हैं, इस सिलसिले में वहाँ से रोकना भी जी बिल्कुल। देखें, गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात का दंगल है देखने आज सुबह 9 बजे से पोलिंग का आगाज हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। देखने के 2 ग्रुप इसमें मध्य मुकाबले हैं, काफी तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। मेरे साथ कैंडिडेट जो है वो इंसाफ पैनल के मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, इलेक्शन हो रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं, कितना मजबूत टाकरा होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसाफ पैनल का पंडाल आप देख रहे हैं, आपका कैमरे की आंख भी देख रही है। पूरे जोशो जज्बे के साथ सुबह से 9 बजे से ये अमल शुरू हो गया था और अभी तक मेरे ख्याल से 300 वोट इंसाफ पैनल के अपने जो है वो काज कर चुके हैं। अच्छा, देखते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के बेशुमार मसाइल हैं। इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला शायद इंफ्रास्ट्रक्चर का है, क्योंकि जहाँ पर ट्रक अड्डे वाक़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब सूरत हाल है। तो क्या आपके एजेंडे में ये शामिल है कि अगर आप जीतते हैं तो इन इशूज को आप हाईलाइट करेंगे? जी इंशाल्लाह, ये जितांगे इंशाल्लाह। जेड़ा भी है ट्रक अड्डे दे मसले नाल पूरे करांगे। जेड़ा पिछले 2 साल दा काम सारा ही गरम होया दा, इंशाल्लाह ठीक करांगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, ओवरऑल देखते हैं कि इंतखाबात से एक पॉजिटिव जो जेस्चर है वो नुमाया होता है, एसोसिएशन को भी मजबूत करते हैं इलेक्शंस। आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है, ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज के हवाले से बताइएगा, और उनको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या इकदाम करने जा रहे हैं? ट्रांसपोर्टरों का जो मसाइल हैं वो हमारे रोड्स के ज़्यादा हैं, उसमें मोटरवे पुलिस है, NHA है और कस्टम है और दूसरा कस्टम इंटेलिजेंस है। ये आपका पंजाब में जो पेट्रोलिंग पुलिस है, इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है और खसूसी तौर पर मोटरवे से। तो हमने इससे पहले भी 6 साल में प्रेसिडेंट रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसले इस्लामाबाद तक पहुँचाए हैं और इस्लामाबाद तक हमारे मसले हल हुए हैं। तो अब फिर इंशाअल्लाह ताला जो हमारी प्रॉब्लम है वो हम तमाम के तमाम इनसे हल करवाएंगे। इस हवाले से देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके इस हवाले से शदीद कंसर्न है और कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ओवरऑल देख रहे हैं कि मसाइल बेशुमार हैं, चाहे पुलिस के हवाले से हो, कस्टम के हवाले से हो। तो ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि इन मसाइल को हल करने के लिए इलेक्शन इंतहाई अहम है, जिसका आज इनेकाद किया गया। 2 ग्रुप मध्य मुकाबले, ये फैसला तो नताइज के बाद ही होगा कि कौन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर हुक्मरानी करता है, लेकिन अलबत्ता दोनों ग्रुपों को ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हैं उनसे बखूबी आगाह हैं। जी, कराची चैम्बर के इंतखाबात, उम्मीदवार बिजनेसमैन ग्रुप हसन नासिर बोले, इस बार का इलेक्शन आसान नहीं है, उम्मीद है 8000 से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं एयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कराची चैम्बर के इलेक्शंस के हवाले से BMG ग्रुप के कैंडिडेट्स भी जो हैं वो अब मुतारिक हैं। ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं हसन साहब, उन्हीं से जानते हैं, BMG ग्रुप से कैंडिडेट हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस, कितना सख्त होगा, क्या उम्मीद है, कितने वोटर्स को निकालने में कामयाब होंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शंस तो बहुत सख्त होंगे और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8000 वोटर्स को हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे BMG के हक़ में।
اور الیکشن کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس ٹائم کے اوپر. جیسا آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات ان ٹرمز آف سیوریج اور ساری یوٹیلیٹیز، یہ ہمارا کام ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت انڈسٹری ہو یا چھوٹے تاجر ہوں، تمام لوگ بجلی کا مسائل ہیں، گیس لوڈ شیڈنگ ہے، ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ آ چکا ہے. تو کیا لوگ اب جب لوگوں سے مل رہے ہیں، تاجر دوست اسکیم کو لے کے بھی، چھوٹے تاجر جو ہیں مارکیٹس میں جانے کے بعد اس کو لے کے بھی لوگوں کے اندر بڑا ابہام موجود ہے، تو کتنا سوال و جواب ہو رہے ہیں یا لوگ کنوینس ہیں آپ لوگوں کے پچھلے ٹریک ریکارڈ کو BMG کو دیکھ کے؟ سر اگین میں ریپیٹ کروں، یہ ہمارا کام ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. پاسٹ میں بھی ایڈریس کیا ہم نے. ابھی جیسے پچھلے دنوں کی بات ہے، جو مونسون اسپیل گزرا ہے اس کے اندر جو ہے مرتضی وہاب صاحب روڈ کی کارپیٹنگ کروا رہے تھے، اور انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے، اور پھر ویڈیو کا جواب ہمارے BMG گروپ میں سے کسی نے دیا، بھائی ابھی رکو تو صحیح، بارش ہونے دو، اس کے بعد بنا لینا. باقی سیوریج کے لیے ان کو بلا رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی تک آئے نہیں ہے موتنداز مارکیٹ میں، جوڑیا بازار میں. تو بس کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالیں گورنمنٹ کے اوپر، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، تاکہ وہ اپنا کام صحیح سے کریں. جیسے جیسے جو امیدواران ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ویسے یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ایز اے تاجر یا تاجر برادری کی نمائندگی ہونے کے ساتھ جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے ان پہ ایک بات کی جائے گی، ان پہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا. جو ترقیاتی کام ہیں، جو تاجروں کی مشکلات ہیں، وہ تمام تر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کے ایڈریس ہوں. اور اتنا آسان نہیں کہہ رہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے. 8000 سے زائد ووٹ ان کو امید ہے کہ اس دفعہ الیکشنز میں BMG گروپ لینے میں کامیاب. اور ناظرین، اب پولیس چائے پانی مانگے گی نہیں بلکہ پیش کرے گی. IG سندھ کی کراچی میں تھانہ کلچر کو بدلنے کی ایک اور کاوش. کراچی کے 108 تھانوں کو فنڈز فراہم کر دیے گئے ہیں. یہ رقم کن کاموں پر استعمال ہوگی، جانتے ہیں اپنے نمائندے معراج اختر سے. معراج بتائیے گا. جی بالکل، کراچی میں تھانہ کلچر چینج ہو رہا ہے. IG سندھ غلام نبی میمن کی ہدایات پر جو ہے تمام ڈسٹرکٹ میں یہ جتنے بھی تھانے تھے، تقریباً 108 تھانے ہیں، ان کے SHOs کو بجٹ فراہم کر دیا گیا ہے. IG سندھ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹ زون کا جو تھانہ ہے سچل، اس کے SHO ہیں اورنگزیب کھٹک. ان سے ہم پوچھیں گے کہ تھانوں میں کس طرح سے بجٹ دیا جا رہا ہے اور وہ یہاں پر اخراجات کس قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تھانے میں جو مہمان آتے ہیں، یعنی جو وزٹرز آتے ہیں، ان کے لیے پانی وغیرہ کا ہے، پھر موسٹلی چائے کا بھی اس میں ہم چیزیں کر رہے ہیں. دوسرا ہماری موبائل ہے، موٹر سائیکل کی جو ریپیئرنگ ہوتی ہے، اسٹیشنری کا اسپیشلی جو پولیس کے بڑا وہ ہوتا تھا کہ جی اسٹیشنری نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس تمام ہیڈز ہیں جس میں ہمارے پاس وافر جو بجٹ ہمیں درکار ہے وہ مل چکا ہے. ہم اس میں خرچ کر رہے ہیں. اور آپ کے توسط سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پبلک کو کہ جو آپ تھانے میں آتے ہیں اور آپ سے کسی بھی حوالے سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی فیس کتنی ہے، تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اور الحمدللہ اسٹیشنری، موبائل ریپیئرنگ اور دوسرا جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہے اس کے حوالے سے جس طرح ہمارے SSP صاحب نے اور IG صاحب کے حکم سے جو بجٹ ہمیں ملا ہے ہم اس کو خرچ کریں. اور جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ہم خود خریدتے ہیں، خود پرچیز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری پبلک ہے، ہماری عوام ہے، اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. صاف میسج بھی دیا ہے اورنگزیب کھٹک صاحب نے ہمیں کہ اگر کوئی بھی تھانے میں آتا ہے اور اس سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ فوری طور پر SHO سے رابطہ کرے تاکہ اسی وقت جو ہے اس معاملے کو دیکھا جا سکے. جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں جوڈیشل الاؤنس کی عدم ادائیگی سے متعلق صوبائی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے. جی ممتاز. دیکھیں جی، جوڈیشل ملازمین کو، جوڈیشل اسٹاف کو جوڈیشل الاؤنس نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے. عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی جو استدعا تھی وہ منظور کر لی ہے. عدالت نے 3 ہفتوں میں تمام فریقین سے جواب طلب کر لی ہے، جس میں چیف سیکرٹری بھی شامل ہیں، اسی طرح سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری قانون بھی شامل ہیں. درخواست میں ان
اداروں کے سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے ماتحت عدالتوں کے ملازمین کے جو اسٹاف ہے ان کی بنیادی تنخواہوں اور 3 تنخواہوں کے برابر جو ہے جوڈیشل الاؤنس منظور کی تھی، جو کہ 2016 کے بعد سندھ حکومت نے جو ہے اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی فراہمی جو ہے وہ روک دی ہے. لہٰذا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے، لیکن سندھ حکومت جو ہے فیصلہ ماننے سے انکاری ہے. یہ انہوں نے درخواست میں موقف ہے، لہٰذا انہوں نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ متعلقہ فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. جی